भारतीय सामान्य ज्ञान क्विज। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो इसमें राइट आंसर होगा दृढ़ राज्य, ऑप्शन बी। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य को सुदृढ़ बनाता है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930 को या 26 नवंबर 1949 को। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू किया गया था, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश बने थे? तो 17 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य या 14 राज्य और 6 संघ राज्य। ये ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा 6 संघ राज्य जो थे वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप बने थे। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की है, संघीय सरकार की या संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, संघीय सरकार की। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, लेकिन अपने यहाँ भारत में एक ही नागरिकता की, एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। स्थानीय सरकारें आधार हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का? तो ये स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। ये हैं नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 अधिकार प्रच्छा, नंबर 5 उत्प्रेषण। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। तो ये है वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर बी।
अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? धर्म के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, कुछ विशेष दशाओं में 3 माह से अधिक नजरबंद किया जा सकता है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे संविधान में ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, कनाडा से, आयरलैंड से। तो ये आयरलैंड से ली गई, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा की गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है ये। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक के अधिकार से क्या निर्णय ले सकता है? उसको क्या अधिकार प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो स्वयं विवेक से कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्राविधान के तहत की जा सकती है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। तो ये राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो विशेष शिक्षा, खेल या विशेष महत्व जो जिसे उसमें रखते हैं उनको किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 फर्स्ट के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है, जो इन क्षेत्रों में विशेष मतलब अपना प्रदर्शन कर सकते हैं या उनको ख्याति प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं में से वरिष्ठतम चीफ या राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्रपति जी होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देंगे अपने पद से तो वो उपराष्ट्रपति को लिख करके दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को
और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? इसमें इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार, विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये सही मिलान है। इंदिरा गांधी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 1992 था। ये केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का था, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का नहीं था, इसलिए गलत है। एडीएम जबलपुर केस में आपातकाल में नागरिकों का अधिकार 1975, ये सही है। करतार सिंह केस आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून में था, अल्पसंख्यक में नहीं है। विशाखा केस ये महिलाओं के अधिकार के लिए था, केंद्र राज्य संबंध से नहीं था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु भी पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। ये था आज की क्विज।